महाराष्ट्र के चुनाव में नेताओं के बीच महाभारत बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, नेताओं की जुबान भी बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच भी ऐसी ही जुबानी जंग देखने को मिली है। दोनों नेता मंच से एक दूसरे का नाम लेकर एक दूसरे को ललकारते हुए नजर आए। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी पर एक्शन लेना चाहिए। प्रीति सोमपुरा के साथ उनका ये इंटरव्यू देखिए। महाराष्ट्र में वोट जिहाद नहीं, अब धर्म युद्ध होगा। तो वो डिफाइन तो करें वोट जिहाद के माने क्या है। आप लोग पूछते नहीं ना उन लोगों से कि वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है, धर्म युद्ध का डेफिनेशन क्या है। भाई, इनकी बीजेपी की सरकार रही 4 साल से, चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, वहां पर तो युद्ध नहीं कर सके और आपने चीन के सामने घुटने टेक दिए। और हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोट लें कि एक शख्स जो मुख्यमंत्री भी रह चुका है, अभी होम मंत्रालय उसके पास है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो चुनाव के फ्री एंड फेयर होने पर क्वेश्चन मार्क उठेंगे। आपने पत्र लिखा चुनाव आयोग? नहीं, ये तो सो मोटो लेना चाहिए। हर चीज पत्र लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सो मोटो ले सकता है इलेक्शन कमीशन इसको। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वही पीएम ये कहते हैं कि एक है तो सेफ है। यही पीएम ने कहा था पार्लियामेंट चुनाव में कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि भैंसें चोरी करके दूसरों को भैंस दिया जाएगा। अब यही प्रधानमंत्री कहेगा कि एक है तो सेफ है। 2014 से भारत का नागरिक सेफ नहीं है क्या मोदी के राज में? तो उनको अब मालूम हुआ कि सेफ नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। और पटोले के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, नाना पटोले जी फ्रस्ट्रेटेड हैं और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए कि जब वो जमीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर उनको समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही। पर इनके फ्रस्ट्रेशन के साथ में जो उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टेम करना चाहते हैं एज डॉग्स, मतलब कुत्तों के समान प्रयोग किया है शब्द का, ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि वो किसी भी अपने विरोधी को टेम करना चाहती है, उसको नियंत्रण में लाना चाहती है, उस पर केसेस करना चाहती है, उसकी आवाज बंद करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में क्यों बिगड़ रही है नेताओं की जुबान, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चिमूर में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आप एक नहीं रहे तो कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो और साथियों, आप जानते हैं, अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी।
कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है, कोई देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठिया का मुद्दा बड़ा बन गया है। आज धनबाद की चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार झारखंड में घुसपैठियों का स्वागत करती है। ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है और कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण की राजनीति सबसे पहले है। महाराष्ट्र की रैली में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा। बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। उद्धव ठाकरे की तलाशी पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक बार फिर से उनकी तलाशी की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली गई। आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर ये दूसरी बार उद्धव की तलाशी ली गई है। कल यवतमाल में उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई थी। इस पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं की भी इसी तरह तलाशी ली जाती है। अक्टूबर में महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। रिटेल महंगाई 5.49% से बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई है। महंगाई का ये आंकड़ा पिछले 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। सब्जियों की महंगाई का भी आसमान छू रही है। 35.99%, लगभग 36% से बढ़कर 42.18% हो गई है। ग्रामीण महंगाई 5.87% से बढ़कर 6.68% हो गई है। शहरी महंगाई 5.05% से बढ़कर 5.62% हो गई है। मगर आईआईपी के आंकड़ों ने राहत दी है। सितंबर में आईआईपी ग्रोथ 3.1% रही है। सितंबर में आईआईपी ग्रोथ -0.1% से बढ़कर 3.1% हुई है। माइनिंग ग्रोथ -4.3% से बढ़कर 0.2%, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 1% से बढ़कर 3.9% हो गई है। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में बिकवाली का दौर जारी है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरावट पर बंद हुए हैं। आज के बाजार में सेंसेक्स 821 पॉइंट गिरा, निफ्टी 258 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में दबाव देखने को मिला। हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी का कहना है कि स्मॉल कैप शेयरों का वैल्यूएशन अभी महंगा है, पर साथ ही दिनशो ईरानी बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश दिखे। जी देखिए, एक्चुअली एसबीआई हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग्स है हमारे पास, और हमें काफी कंफर्ट है गिवन द वैल्यूएशंस वहां पे। और एक्चुअली जैसे आपने बोला, पीएसयू की बात नहीं करूंगा मैं, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की जो बात करें तो आपने देखा विद इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयू में ही हुआ था ऐसा।
जहां पे जिस बैंक ने क्वालिटी मेंटेन की है अपनी फॉर देयर लोन बुक, वहां पे आपने देखा है कि मार्केट ने उनको बहुत ही बड़ा सल्यूट दिया है और स्टॉक काफी अच्छी तरह पिकअप भी हुए हैं। लेकिन जहां पे भी आपने देखा है कि क्वालिटी में क्वेश्चन मार्क आया था, और सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं इंडसइंड बैंक का दूंगा, जो जिस दिन 20% गिर गया था, वो एक ही दिन में, जिस दिन रिजल्ट आए थे और उनके एनपीएस बढ़ गए थे, तो उसी दिन 20% गिर गया था। तो वहां पे मार्केट ने बहुत जोरों का मारा है। इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको सिलेक्टिव लेना पड़ेगा। पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर अलग कर दीजिए, मतलब एज इन आप एक साथ नहीं देख सकते उन दोनों को। लेकिन पीएसयू में भी जैसे आईसीआईसीआई स्टेट बैंक है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया नंबर दिए थे, इसलिए बैंक संभल गया। लेकिन आप दूसरे बैंक्स देखिए जहां पे कोलैप्स आया है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो रिपोर्टेड नंबर्स थे वो इतने बढ़िया नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर में भी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने बहुत बढ़िया नंबर दिखाया और इसलिए मार्केट हैज स्टूड विद दोज नंबर्स। तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक सिलेक्टिव आपको कॉल लेना पड़ेगा। वो अभी चला गया कि राइजिंग टाइड्स रेजेस ऑफ बोट्स, वो नहीं होने वाला अभी आज की तारीख में। आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने पड़ेंगे यहाँ से। मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। बाजार बंद होने के बाद आपके मुनाफे की बात। उन कंपनियों को फोकस करें जिनके नंबर्स बहुत अच्छे थे या जो स्टॉक्स थोड़े करेक्ट हो चुके हैं। शेयरों से जुड़े आपके सवाल सीधे अनुज सिंघल देंगे जवाब। तो निफ्टी आईटी पर आउटलुक क्या रहेगा सर आप? निफ्टी आईटी एक इकलौता सेक्टर है शेयर जहां पर व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर अभी भी विजिबिलिटी है। मार्केट का पंचनामा अनुज और श्रेया के साथ, ट्रेडिंग डेज 3:35 PM। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी से राहत मिल सकती है। राजस्थान में 21 और 22 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला आ सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या एजेंडा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जल्द ही सस्ता हो सकता है, क्योंकि इसके प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने को लेकर अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है। अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 और 22 दिसंबर को राजस्थान में हो सकती है। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सिफारिश पहले ही दे दी है, जिस पर सीनियर सिटीजन को लेकर जो प्रीमियम है उस पर पूरी तरह से जीएसटी हटाने को लेकर, और बाकी सभी के लिए 5 लाख तक के मेडिकल कवरेज पर जीएसटी को हटाने को लेकर सिफारिश की गई है। यानी 5 लाख रुपए तक सभी के लिए जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा, जो अभी तक 18% लग रहा था। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस पर भी जीएसटी हटाने की सिफारिश की गई है। इस बैठक में जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो हो सकता है कुछ रेट्स को लेकर, जिसमें मास कंजम्पशन की चीजों के दरों में कटौती की जा सकती है, साथ ही कुछ लग्जरी आइटम्स के दामों में के दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। जिसमें खासतौर से अगर बात करें तो मास कंजम्पशन के जो आइटम है, जैसे कि 20 लीटर के जो पानी के पैकेज्ड बोतल होता है, बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक हो सकती है, या फिर 10,000 रुपए से कम के साइकिल हैं, यहां पर जीएसटी की दरों में कटौती करके 5% किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी आइटम जैसे महंगे जूते और महंगी घड़ियां हैं, वहां पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 28% किया जा सकता है। इसके अलावा जो दरों में जो दरों के जो मर्जर की बात चल रही थी कि 12 और 18% के दरों को मर्ज कर दिया जाएगा, उसको लेकर अभी तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो ये बड़े मुद्दे आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकते हैं। और महिला सम्मान सेविंग स्कीम भी अगले साल से बंद हो सकती है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। जी हाँ, देखिए महिला सम्मान सेविंग स्कीम का ऐलान बजट 2023 में किया गया था, जिसके मुताबिक महिलाओं को इसमें 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते थे, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलना था। हालांकि ये स्कीम सिर्फ 2 साल के लिए थी, लिहाजा ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस स्कीम को मार्च 31 के बाद कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस स्कीम का जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है और इसमें अभी तक जो निवेश आया है करीब 30,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। तो अब सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं इसके विंडो को बंद होने में, और महिलाओं के लिए काफी ये हिट स्कीम रही है। 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है, 7.5% इसमें शर्तिया ब्याज मिलता है, सरकार की तरफ से इसकी गारंटी है। लिहाजा जो लोग ने भी अभी तक इस स्कीम में निवेश नहीं किया है, वो इसका फायदा अभी 4 महीने का विंडो जो है वो क्लोज होने से पहले उठा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बजट में अपडेट आ सकता है और ऐसा हो सकता है कि इस बार इसको आगे कंटिन्यू ना किया जाए, क्योंकि ये बजट में जो ऐलान हुआ था पिछली बार, उसमें ये स्कीम की मियाद ही 2 साल की थी। और कैसी होगी मारुति की नई डिजायर, दिखाएंगे एक झलक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बैंड बाजा बारात यानी शादियों का सीजन आज से शुरू हो रहा है। आज देवोत्थान एकादशी से शुरू हुआ ये वेडिंग सीजन 16 दिसंबर तक चलेगा। इस बार देश भर में रिकॉर्ड 48 लाख शादियां होने का अनुमान है। ऐसे में जूलर्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स में कैसी हलचल है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वेडिंग सीजन यानी जमकर शॉपिंग करने का सीजन। खासतौर पर ज्वेलर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैंक्वेट और होटल इंडस्ट्री के लिए ये सीजन साल का सबसे अहम टाइम होता है। सीजन की शुरुआत होते ही सोने के दाम में थोड़ी नरमी आई है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के दाम 79,000 के आसपास हैं। खास वेडिंग सीजन के लिए ज्वेलर्स ने एंटीक कलेक्शन लॉन्च किया है। शुभ टाइम चालू हो गया और शादियां चालू हो गई है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ही के दिन से सोना भी 2 से 3 हज़ार रुपये तोला कम हो गया। ये शादी वालों के लिए खुशखबरी है। जो सोना 82,000 था वो सोना 77,000 हो गया और शादी को लेकर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेट 100 या 150 ग्राम के आते थे उसको हमने 30-40% वेट लेस करके बनाया है। फिनिशिंग में उससे बेटर है, उससे अच्छा है। ट्रेडर्स की संस्था कैट के मुताबिक शादी के कुल खर्च में सोने चांदी के आभूषण में 15%, बैंक्वेट हॉल होटल में 5 से 7%, टेंट डेकोरेशन में 10%, केटरिंग सर्विस में 10% और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 10% हिस्सा खर्च होता है। मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर विजय सेल्स के मुताबिक इस बार टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और किचन अप्लायंसेस ज्यादातर सेगमेंट में डिमांड बढ़ी है। वेडिंग में गिफ्ट देने का जो फ्रेंड्स और फैमिली गिफ्ट देते हैं वो मेरे ख्याल से काफी कुछ लोग अब इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पे आ गए। कई लोग मोबाइल गिफ्ट देना चाहते हैं और कई बार लैपटॉप तक दिया हुआ है और स्मॉल अप्लायंसेस तो जाते ही जाते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वेडिंग सीजन और जिस हिसाब से बड़ा चढ़ा के वेडिंग सीजन आ रहा है और सब लोग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा सीजन चलना चाहिए। देश भर में पिछले वेडिंग सीजन में करीब 35 लाख शादियों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इस बार ये संख्या 48 लाख से ज्यादा है और कैट के मुताबिक इस वेडिंग सीजन 6 लाख करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। कनाडा ने फिर से स्टूडेंट वीजा प्रक्रिया में बदलाव कर भारत समेत दुनिया के 18 देशों के छात्रों को मुश्किल में डाल दिया है। भारत के स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा कनाडा जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या, देखिए रिपोर्ट। विश्वा काछड़िया मास्टर करने कनाडा जाने वाली थी। इसके लिए प्रोसेस शुरू भी कर दी थी, लेकिन कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रक्रिया 8 नवंबर से बंद कर दी। ये प्रक्रिया फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा के तहत काम कर रही थी। सिर्फ 4 सप्ताह में छात्रों को वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अचानक ये सिस्टम बंद कर देने से भारतीय छात्र मायूस हैं। सर, मैंने मास्टर इन डेटा साइंस कोर्स के लिए कनाडा में अप्लाई किया था, बट अभी न्यू रेगुलेशंस के हिसाब से वो फास्ट ट्रैक वीज़ा के हिसाब से मेरा जो 4 वीक का ड्यूरेशन था वो अभी चेंज होकर 12 वीक का हो गया है। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कंट्री चेंज कर दूँ। कनाडा ने पहले ही स्टूडेंट्स की संख्या में कटौती, वीज़ा नियम सख्ती और फी बढ़ाने जैसे कदम उठा रखे थे। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में वीज़ा का सक्सेस रेशियो 90% था और अब रेगुलर स्ट्रीम के तहत वीज़ा लेना होगा, जिसका सफलता का रेशियो सिर्फ 50% है। तो कनाडा ने जो रास्ता बंद कर दिया है तो उसकी वजह से दूसरी कंट्री के ऑप्शन बढ़ गए हैं। आज आप देखोगे तो जर्मनी में डिमांड बढ़ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी जर्मनी जाना चाहते हैं। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड अभी सबसे ऊपर है बिकॉज आयरलैंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दूसरा की फी स्ट्रक्चर भी कनाडा के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। उसके बाद करें यूके की, तो यूके में भी फी स्ट्रक्चर कनाडा से थोड़ा कम है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका इंटरेस्ट अभी दूसरी कंट्री की तरफ बढ़ रहा है और फीस के मामले में भी कनाडा से कंपैरेटिवली लेस है। तो आई थिंक ये टाइम है कि स्टूडेंट को दूसरी कंट्री एक्सप्लोर करनी चाहिए और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन जानकारों के मुताबिक अब छात्रों को दूसरे विकल्प दिखने चाहिए, जहां कनाडा के मुकाबले अच्छी और कम फीस वाली शिक्षा के मौके हैं। कनाडा ने छात्रों को रोककर खुद का नुकसान तो कर ही लिया है, लेकिन कई सारे रास्ते भी
खोल दिए हैं। अब जब विदेश में पढ़ाई की बात आएगी तब कनाडा का नाम टॉप 5 में भी नहीं रहेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। भारत में मर्सिडीज की नई कार लॉन्च हो गई है। AMG 363 SE पहले से ज्यादा ताकतवर इंजन के साथ है। ये कार फॉर्मूला 1 की परफॉर्मेंस हाइब्रिड तकनीक से इंस्पायर्ड है। इसमें दुनिया का सबसे ताकतवर 4 सिलेंडर इंजन है। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार ये सिर्फ 3.4 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसकी कीमत 1,95,00,000 से शुरू हो रही है। इधर मारुति की डिजायर भी नए अवतार में लॉन्च हो गई है। बेहतर लुक और फीचर्स के साथ लैस इस कार की शुरुआती कीमत 6,79,000 रुपए है। ये पेट्रोल और CNG दोनों के ऑप्शन में मौजूद है। इसके टॉप वेरिएंट में सनरूफ भी मिलेगा। हमारी सहयोगी कंचन बता रही हैं इसके फीचर्स। मारुति यानी कि इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार के एक्सटीरियर की। नए डिजायर के टॉप वेरिएंट की बात करी जाए तो इसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। व्हील बेस का साइज 2450 mm का है और इसमें 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है। रियर को काफी ज्यादा कंपनी ने सिंपल रखा है, लेकिन अब आपको इसके बूट के ऊपर स्पॉइलर दिया गया है। और बूट स्पेस की बात करी जाए तो वो भी काफी अच्छी खासी है, यानी कि फैमिली टूर के लिए तो बूट स्पेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वाई शेप में LED टेल लाइट के साथ क्रोम स्ट्रिप भी इसके रियर में दी गई है। नए डिजायर का जो एक्सटीरियर जितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिया गया है, उतना ही ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर भी है। वैसे इंटीरियर का जो डिजाइन है वो स्विफ्ट से पूरी तरह से मेल खा रहा है। इंटीरियर को ड्यूल टोन थीम पर डिजाइन किया गया है। डैशबोर्ड के ऊपर फेक वुड टच को इसको प्रीमियम लुक दे रहा है। सेंट्रल कंसोल के ऊपर 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है और इसके टॉप वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने वाली है। अब अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 6.79 लाख और टॉप वेरिएंट का प्राइस है 10,14,000। इस रेंज के अंदर आपको डिजायर के सारे ही वेरिएंट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए CNBC आवाज से। नमस्कार।